सर जय हिंद। मेजर जनरल पीके सहगल सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गेटिंग मी ऑन द चैनल। शुक्रिया सर, आपने समय दिया। दरअसल नॉर्थ ईस्ट को लेकर, खासकर मणिपुर को लेकर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मणिपुर के दौरे पर थी सर। 12 दिसंबर को उनका ये दौरा खत्म हुआ, लेकिन अचानक से चुड़ाचांदपुर और कांग पोकबी जो जिले थे उनको हटा दिया गया, यानी कि वहां पर प्रेसिडेंट ने विजिट नहीं किया। इसको लेकर कुकी जो संगठन है वो बहुत ज्यादा नाराज हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों किया गया। और साथ ही में माइते को जो विस्थापित हो गए थे उनको उनके घरों में बसाया जा रहा है, कुकीज को उनके घरों में वापस बसाया जा रहा है। तो असम राइफल की भूमिका बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाती है। तो मणिपुर के हालात को लेकर ही मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी सर। कैसे इन हालातों को आप देख रहे हैं? मणिपुर अब किस ओर बढ़ता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है सर? देखो, मणिपुर के हालात जो है काफी से ज्यादा चिंताजनक है। पिछले दो से ढाई साल से जबरदस्त वहाँ इंसर्जेंसी है और सरकार के तमाम कोशिशों के बावजूद भी वहाँ पे पीस एंड ट्रैंक्विलिटी नहीं है। अभी हमारे प्रेसिडेंट वहाँ 2 दिन के लिए गई। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो केवल और केवल मिताई से मिली, और जहाँ पे उन्होंने बड़े लॉन्च किए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वो सारे के सारे एक ही डिस्ट्रिक्ट में थी जो नागा डोमिनेटेड है। मणिपुर के अंदर तीन कुकीज हैं, मिताईज हैं और नागाज हैं। फिर उन्होंने दो मिताईज के 1904 में और 1939 में उनकी विमेन ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था बड़े पैमाने पर। उस फेस्टिवल को उन्होंने इनॉग्रेट किया। जितने भी प्रोजेक्ट्स हुए लॉन्च किए मिताईज एरिया में या नागालैंड के एरिया में, और उनसे कुकीज और जो से मिले भी नहीं और उनको कम्प्लीटली नज़रअंदाज किया। ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। एक किस्म से डिवाइड एंड रूल है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो मेरे मुताबिक वहाँ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी के लिए नुकसानदेही है। बहुत लाजमी है कि वहाँ पे जहाँ तक सेंटर का ताल्लुक है और वहाँ के स्टेट का ताल्लुक है, वो हर कम्युनिटी के साथ में इक्वल तौर पर बर्ताव करें और उनको इक्वल इम्पोर्टेंस दें। अगर इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया तो ये जो वहाँ पे अशांति है, अशांति को स्थिर करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जी सर, एक दो पॉइंट और मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगा, क्योंकि ये जो कुकी माइते की लड़ाई है ये तो चलिए माना जा रहा है कि हिल्स को लेकर, तराई को लेकर दोनों में है कि जो माइते हैं वो हिल्स में जमीन नहीं खरीद सकते। इसको लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी है। लेकिन क्या वाकई में ये लगता है जिस प्रकार से मणिपुर में असम राइफल ने हाल ही में करोड़ों की ड्रग्स बरामद की है, और लगातार हर दिन कोई ऐसा दिन नहीं होता जब कोई ड्रग्स की खेप बरामद ना की जाए, तो क्या वाकई में कुकी माइते के बीच में कम्युनिटी का को लेकर एक लड़ाई दोनों देख सकते हैं, या फिर ये ड्रग्स को लेकर, ड्रग्स का जो प्रॉफिट है उसको लेकर दोनों कम्युनिटी या तीनों कम्युनिटी के बीच इस वक्त एक तनाव चल रहा है? इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि ड्रग्स का एंड आर्म्स का जो बांग्लादेश की तरफ से आते हैं उसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। मिताईज जो है बेसिकली वैलीज में है, कुकीज जो है बेसिकली हिल फीचर्स में है, और वहाँ जितनी भी सरकारें रही हैं सरकारों में प्रिडोमिनेंस रहा है मिताईज का। कुकीज को इग्नोर करते रहे, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स कम रहे, उनको कभी भी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ विश्वास नहीं था। उसके बावजूद भी बहुत लाजमी था कि जैसे ही इशू स्टार्ट हुआ था उसी समय गवर्नमेंट को डिसमिस कर देना चाहिए था, एंड द स्टेट शुड हैव बीन ब्रॉट अंडर प्रेसिडेंट्स रूल, ताकि दोनों को साफ तौर पर नजर आए कि जहाँ तक सेंटर का ताल्लुक है, सेंटर केवल और केवल पीस एंड ट्रैंक्विलिटी चाहता है। जहाँ तक भाषा का ताल्लुक है, उनकी लैंग्वेज जो है बिल्कुल अलग है मिताईज और कुकी की। उनकी कल्चर अलग अलग है, उनके त्यौहार जो है उनको मनाते हैं वो अलग है। वास्तव में हमारा कल्चरल, लिंग्विस्टिक और डाइवर्सिटी जो है हिंदुस्तान की ताकत रही है, लेकिन यहाँ पे ये तीनों चीज़ें हिंदुस्तान की और उस स्टेट की कमजोरी है। इसके लिए मैं सेंटर को भी जिम्मेदार कहलाता हूँ और स्टेट गवर्नमेंट को भी जिम्मेदार कहलाता हूँ। और अगर स्थिति को इम्प्रूव करना है तो बहुत बड़े पैमाने पर हमको इमीडिएट एक्शन लेने पड़ेंगे, पॉलिटिकल एक्शन लेने पड़ेंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेने पड़ेंगे और सोशल एक्शन लेने पड़ेंगे, अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि मणिपुर जो है टर्न अराउंड हो और शांति से शांति की तरफ बढ़े। जी, लेकिन अभी हम देख रहे थे कि म्यांमार भारत सीमा के ऊपर फेंसिंग का काम बहुत तेजी से चल रहा है। और इसको लेकर मणिपुर में खासकर कुकी माइते के बीच और नगास के बीच भी, नागालैंड में बहुत ज्यादा
टेंशन है, वो नहीं चाहते कि फेंसिंग के जरिए जो है, क्योंकि नगा उस पार भी है, नगा इस पार भी है, कुकी उस पार भी है, कुकी इस पार भी है, इधर कुकी उधर चिल, वो कह रहे हैं कि भाई हमें आप फेंसिंग के जरिए डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो क्या इस प्रॉब्लम का हल फेंसिंग हो सकता है, जिस प्रकार से बहुत तेजी से फेंसिंग का काम चल रहा है भारत म्यांमार सीमा पर? देखो, आपको बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। जहाँ तक बॉर्डर फेंसिंग का ताल्लुक है, बॉर्डर फेंसिंग बहुत ही लाजमी है वहाँ पे, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर की अहमियत बड़ी ज़बरदस्त है। वहाँ से ड्रग्स आ रही हैं और वहाँ से बड़े पैमाने पर वेपन्स आ रहे हैं जिनको देश के गलत कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और ड्रग्स को जो है, ड्रग्स से माध्यम से बड़ा पैसा कमाया जा रहा है, खास करके वो हिल कम्युनिटी जो है कुकीज़ का। और सरकार इसको बंद करने की ज़बरदस्त कोशिश कर रही है, लेकिन उनका रोज़गार का एक किस्म का उनकी 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 वहाँ जी, बेरोजगारी जबरदस्त है। उनको उनके अपने परिवार को चलाने का साधन ही वही है। बड़े पैमाने पर वो ड्रग्स लेते हैं और ड्रग्स को आगे बेचते हैं, जिससे उनकी इनकम बढ़ती है, उनकी फैमिली, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ। सरकार नहीं चाहती कि हिंदुस्तान में ड्रग्स एडिक्शन, हमारे यूथ बर्बाद हो, हमारी कम्युनिटीज बर्बाद हो, और वो नहीं चाहते कि वहाँ से वेपन्स भी आए। इसलिए बहुत ज़बरदस्त लाजमी है कि जो फ्री मूवमेंट थी बिटवीन बांग्लादेश एंड मणिपुर के अंदर और कुछ और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर, उसको जल्दी से जल्दी बंद किया जाए और जल्द से जल्द वहाँ फेंसिंग को पूरा किया जाए। बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ के जो लोग थे, खास करके कुकीज़ वगैरह, वो फेंसिंग के अगेंस्ट थे, लेकिन उसके जी, बावजूद बड़ा लाजमी है कि फेंसिंग को लगाया जाए। क्योंकि फेंसिंग के अगेंस्ट किस लिए थे? क्योंकि सरकार जो इस कारोबार को बंद करना चाहती थी, और वो नहीं चाहते थे कि ये कारोबार बंद हो, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इसी के ऊपर डिपेंडेंट थी। साथ ही साथ बड़े पैमाने पर 60,000 लोग जो है डिस्प्लेस हो चुके हैं, जिसमें से 50,000 जो डिस्प्लेस हुए हैं वो कुकीज़ है, मिताई तकरीबन 10,000 है। बड़ा लाजमी है कि इन तमाम लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाए, इनको हर प्रकार से ह्यूमन असिस्टेंस जी, दी जाए, ताकि अपने आप को दोबारा स्थापित कर सके। फिर बड़े पैमाने पर कुकीज़ ने भी और मिताईज ने भी सिक्योरिटी फोर्सेस, खास करके पुलिस पोस्ट के ऊपर हमले करके उनके वेपन चुरा लिए। बड़ा लाजमी है कि लोगों को सबको डिसआर्म किया जाए और लॉ एंड ऑर्डर को दोबारा कायम किया जाए। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ ही नहीं रही। फिर बहुत ओके, ही लाजमी है कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं जो अकाउंटेबल थे, जिन्होंने बड़े पैमाने पे बलात्कार किया, लूटमार किया, खून किया, उनको पहचाना जाए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। और साथ जी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि बहुत लाजमी है कि वहाँ पे बॉर्डर को जल्द से जल्द फेंस किया जाए, ताकि जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स होती हैं उनको बंद किया जाए। खास करके वो मूवमेंट गलत कार्यों के लिए हो रही थी। और ओके, इसके अलावा देयर आर पॉलिटिकल एंड सोशल मेजर्स दैट नीड टू बी टेकन। ये तो इमीडिएट मेजर्स थे। अगर आप वहाँ, फिर आपको पीस कमेटीज बनानी पड़ेंगी, और वो पीस कमेटीज ऐसी कमेटी होनी चाहिए जिसमें दोनों को विश्वास हो, उसमें कुकीज भी इन्वॉल्व हो और मेतेईज भी इन्वॉल्व हो, नागाज भी इन्वॉल्व हो। इन तीनों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, इनसे डायलॉग और डिस्कशन के माध्यम से सोल्यूशन निकाली जाए। फिर आपने कई वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में स्टेट्स हैं जिसमें कई डिस्ट्रिक्ट्स को ऑटोनोमस किया हुआ है, सेमी ऑटोनोमस किया हुआ है, वो अपनी सेल्फ गवर्नेंस के लिए और अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। बड़ा लाजमी है कि कुकीज़ चाहते हैं कि उनको सेल्फ गवर्नेंस दी जाए, और जोज को भी बड़ा लाजमी है कि ये कार्रवाई सरकार जल्द से जल्द किया जाए, ताकि वो लोग ज़्यादा सिक्योर फील करें, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करें। फिर मिताईज जो है वो चाहते हैं कि उनको स्टेटस दिया जाए एसटी का, और एसटी का स्टेटस मिलने से बड़े पैमाने पर जो है वहाँ लैंड रिफॉर्म जो होंगे वो केवल और जी, केवल मिताई के में होंगे, जिसको कुकीज अपोज करते हैं। अभी सरकार को बड़ी डिप्लोमेटिकली इसको टैकल करना पड़ेगा। बड़ा लाजमी है कि किसी प्रकार से मिताई को एसटी का स्टेटस ना दिया जाए, और लैंड रिफॉर्म्स को लागू किया जाए, विच आर ट्रांसपेरेंट, विच आर इंक्लूसिव एंड आर इक्वली फेवरेबल टू बोथ द कम्युनिटीज। अगर ये सरकार ये चीज़ें नहीं करती, तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की उनके आपस में जो मतभेद हैं उनको दूर किया जा सकता है। साथ ही ठीक साथ है, सोशल कोहिजन नाम की चीज़ नहीं रही, जी, और वो सोशल कोहिजन को पैदा करना जो है, आपसी विश्वास करना, आपसी मिसट्रस्ट करना को दूर करना बहुत ही लाजमी है। इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, एलजी का बड़ा रोल हो सकता है। सम और दी अदर, ये दोनों रोल जो है इनमें कमी रही है। ओके, अभी आपको ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर्स को वहाँ लगाना चाहिए जो वास्तव में उस इलाके को जानते हैं, वास्तव में उस
वहाँ के लोग चाहे कुकीज हैं या बेताईज हैं या नागज हैं, उनको उन एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर विश्वास होना चाहिए, उनको भरोसा होना चाहिए कि ये इम्पार्शियल होंगे और ये तमाम उस माफी की कार्रवाई करेंगे जो तीनों कम्युनिटीज के लिए फायदेमंद है। और अगर सरकार इस माफी की कार्रवाई नहीं करती तो मुझे नहीं लगता कि मणिपुर की सिचुएशन जो है जल्द सुध काबू में आ सकती है। ठीक है सर। बस एक आखिरी सवाल इसी पूरे मुद्दे से जुड़ा हुआ, क्योंकि जब शेख हसीना थी बांग्लादेश की सत्ता पर, तो वो अक्सर व्हाइट मैन का जिक्र करती थी। उसके बाद कुकी लैंड को लेकर भी बातें आई, फिर एक क्रिश्चियन स्टेट बनाने की भी बात आई कि भाई भारत का कुछ हिस्सा जहाँ पे क्रिश्चियंस रहते हैं, म्यांमार का हिस्सा और बांग्लादेश का हिस्सा मिलाकर एक क्रिश्चियन कंट्री यहाँ पर बनाई जाए। और हमने देखा कि अमेरिका के कुछ पादरी या कहें एक्स सर्विसमैन वो भी मणिपुर में दिखाई पड़े बीच बीच में। हम अमेरिका की क्या भूमिका इस रीजन में देख सकते हैं, जिस प्रकार से माफ करिए, बांग्लादेश के अंदर अमेरिका लगातार एक्टिव होता जा रहा है और इस नॉर्थ ईस्ट रीजन में वो अपनी पैठ बढ़ाता दिखाई पड़ रहा है। सीआईए की कोई भूमिका देख रहे हैं सर? देखो, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे ईस्ट और वेस्ट में, और एज फार नॉर्थ इज ऑल्सो कंसर्न या श्रीलंका इज ऑल्सो कंसर्न, अमेरिकन इन्फ्लुएंस काफ़ी बड़े पैमाने पर रही है। और अमेरिकन जो है एक किस्म से मिस्चिफ मेकर रहा है। अमेरिका वास्तव में चाहता है कि हिंदुस्तान जो है इतना स्ट्रॉन्ग ना बने कि जिससे वो किसी प्रकार से अपनी ऑटोनॉमी को कायम रख सके। वो अमेरिका चाहता है टू सम एक्सटेंट इंडिया जो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है वो अमेरिका के हित में नहीं है। अमेरिका नहीं चाहता कि हिंदुस्तान इतना ज़्यादा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को इख्तियार कर सके। और बांग्लादेश में तो यूनुस को उन्होंने ही बिठाया वहाँ पर। इसी माफिक जो श्रीलंका में कार्रवाई हुई उसके लिए जिम्मेदार चाइना थे और अमेरिका था। जहाँ तक नेपाल में भी ताल्लुक है, अमेरिकन इन्फ्लुएंस और चाइनीज इन्फ्लुएंस बहुत ज़बरदस्त है। सेम थिंग एज फार वेस्ट पाकिस्तान इज कंसर्न। देखो, पाकिस्तान में जो नई हुकूमत आई है, अमेरिका साफ तौर पे जानता है कि टेररिज्म जो है दुनिया में कहीं भी है। अभी जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, कहा जा रहा है दोनों के दोनों जो आतंकवादी थे वो पाकिस्तान से जुड़े हुए थे, पाकिस्तान की जबरदस्त एजेंस थी और पाकिस्तान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है वहाँ जो हुआ है। इसी माफिक जो भी कार्रवाई हुई है चेचन्या में या अमेरिका में या कनाडा में या रशिया में आतंकवाद या फ्रांस में या ब्रिटेन में, सारों के सारे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। उसके बावजूद जब पाकिस्तान में जब से आसिफ मुनीर खड़े हुए, अब देखो उसको व्हाइट हाउस बुलाया गया, उसके साथ बड़ी यारी दोस्ती कर रहे हैं। वो क्रिप्टो करेंसी को खरीद रहे ताकि जो डायरेक्ट फायदा हो ट्रम्प फैमिली को। और साथ ही साथ अभी 6,800 करोड़ रुपए दे रहे हैं अपने F-16 को बीफ अप करने के लिए, जो 2 साल तक F-16 जो है कायम रहेंगे। अमेरिका साफ तौर पे जानता है कि F-16 का इस्तेमाल केवल और केवल हिंदुस्तान के खिलाफ होगा, लेकिन वो कह रहा है कि हम F-16 फ्लीट को अपग्रेड कर रहे हैं ताकि इनको आतंकवादियों के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। तो क्या पाकिस्तान F-16 को इस्तेमाल करेगा अफगानिस्तान के खिलाफ? क्या वो तालिबान के खिलाफ करेगा? क्या तरीके तालिबान के साथ करेगा? क्या BLA के साथ करेगा? क्या POK के लोगों के साथ करेगा या सिंध के लोगों के साथ करेगा? साउथ पंजाब इज एन एब्सोल्यूट मिसनोमर। वो केवल और केवल इस्तेमाल करेगा हिंदुस्तान के खिलाफ। तो ऐसे में अमेरिका जो है हमेशा ही मिस्चिफ मेकर के तौर पर रहा है। और जब तक अमेरिका नहीं चाहेगा, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के नेबरहुड में इतने बड़े पैमाने पर शांति बहाल हो सकेगी जिसकी हमको उम्मीद है। अभी 12 फरवरी को वहाँ पे इलेक्शन भी होनी थी। इलेक्शन से पहले आप देखो बहुत बड़े पैमाने पर बवाल उठ खड़ा हुआ है। अमेरिका नहीं चाहता, यूनुस नहीं चाहते कि किसी प्रकार से वहाँ पे शांति कायम हो। वो नहीं चाहते कि कोई नई सरकार वहाँ आए। वो चाहते हैं कि यूनुस की गद्दी कायम रहे फॉर सम मोर टाइम, ताकि हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई करते रहे और हिंदुस्तान को प्रेशराइज करते रहे। आप वहाँ पे जो अहमियत है अवामी लीग की, वो बिल्कुल उसी माफिक है जैसे PTI की पाकिस्तान में। लेकिन अवामी लीग को बैन कर देना और कहना कि हम इलेक्शन करेंगे, वास्तव में बहुत बड़े पैमाने पर हम बवाल उठ खड़ा हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि अंडर द सर्कमस्टांसेस 12 फरवरी को इलेक्शन वहाँ हो सके। इलेक्शन कमीशन जो है उसने साफ तौर पे कह दिया कि अनलेस एंड अनटिल उनको ज़्यादा सुरक्षा ना दी जाए, उनके बस की बात नहीं है इस माफी की कार्रवाई करना। और वहाँ हिंदुस्तान में जैसे वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होने, बड़े पैमाने पर आप स्टेट पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय करते हो।
बांग्लादेश में उस माफी की पैरामिलिट्री फोर्सेस उस तादाद में नहीं है, तो जी। बहुत लाजमी है कि बांग्लादेश की आर्मी इन्वॉल्व हो टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अगर वो बांग्लादेश की, और वो यूनुस इन्वॉल्व नहीं होने देगा उनको, क्योंकि यूनुस के हित में नहीं है। यूनुस ने तो साफ तौर पे कहा था अगर इलेक्शन के समय गड़बड़ होती है तो इलेक्शन को पोस्टपोन कर देंगे, और इसके पीछे अमेरिका इन्वॉल्व है। अगर अमेरिका चाहे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और 12 फरवरी को इलेक्शन हो, ताकि ऐसी सरकार बने जो बांग्लादेश के हित को निगाह में रखते हुए फैसले ले, ऐसी सरकार हम चाहते हैं पाकिस्तान में भी हो, ऐसी सरकार हम चाहते हैं नेपाल में भी हो। लेकिन इट्स अनफॉर्चुनेट कि देयर आर मोर देन द रीजनल प्लेयर्स, द आउटसाइड प्लेयर्स हु आर इन्वॉल्वड एंड हु आर नॉट सो फेवरेबल टुवर्ड्स इंडिया। ओके सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। लेकिन यस, मणिपुर में जल्दी से जल्दी हालात सुधर जाएं, कुकी, माइते, नगा सब साथ में रहें और मणिपुर को भी आगे बढ़ाएं और देश को भी आगे बढ़ाएं, तो शायद ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन जैसा आपका कहना है कि सरकार को बहुत ज्यादा इस पर मेहनत करनी होगी। लेकिन शुक्रिया, आपने इस गंभीर मुद्दे पर बात रखी सर, इसके लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल पीके सहगल सर। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू सर।